बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सर्जिकल न्यूट्रिशन। तो इसके पास पेपर को स्टार्ट करते हैं। पहले बता दूं ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बोरिंग चैप्टर है। पर्सनली मुझे जिस चैप्टर से नफरत है वो यही वाला चैप्टर है, लेकिन इसको आसान करने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर के अंदर आपने न्यूट्रिशनल असेसमेंट पढ़नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा सवाल आता है न्यूट्रिशनल असेसमेंट का। वो आपको घुमा फिरा के कोई ना कोई सिनेरियो दे देगा कि सर्जरी हुई है या कोई पेशेंट रोटी शोटी नहीं खा रहा या कोई बीमारी है, मैल न्यूट्रिशन है, तो आप इसकी असेसमेंट कैसे करोगे, न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे चेक करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशनल असेसमेंट। इसके बाद हमने आना है फीडिंग के अंदर। जो फूड्स होती है या तो आप सीधा जीआईटी के थ्रू दे सकते हैं, जिसको इंटेरल फीडिंग मिलते हैं, इंटेरल फीडिंग। और अगर जीआईटी को अगर हम बाईपास कर ले तो उसको बोलते हैं पार इंटीरियल फीडिंग होती है। उसके अंदर आपने टीपीएन पढ़ना है। टीपीएन की हमने पढ़नी है, कॉम्प्लिकेशन वगैरह पढ़नी होती है, रीफीडिंग सिंड्रोम और इसकी मैनेजमेंट और आईवी फ्लूइड्स के टाइप्स, ये सब कुछ पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। सर्जरी वाले पेशेंट होते हैं, पहले तो उनको बीमारी होती है, उल्टा कुछ खा पी भी नहीं रहे होते, तो उनमें मैल न्यूट्रिशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनका वेट लॉस काफ़ी कम हो जाता है। तो जो फ्रीक्वेंट सवाल पूछा जाता है वो न्यूट्रिशनल असेसमेंट है। अब न्यूट्रिशनल असेसमेंट की स्टेजेस 4 होती है, सॉरी 3 स्टेजेस होती है। जो पहली स्टेज है उसमें क्लिनिकल इवैल्यूएशन करते हैं और एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, उसके बॉडी पार्ट्स के मेजरमेंट लेते हैं कि कितना इसका वेट लॉस हुआ है, कितनी इसकी न्यूट्रिशनल असेसमेंट है, क्या इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। स्टेज 2 के अंदर आप लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। स्टेज 3 के अंदर एडवांस बॉडी कंपोजिशन चेक करते हैं, फंक्शनल एनालिसिस भी करते होते हैं। पहले आ जाते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 में क्लिनिकल इवैल्यूएशन करते हैं, क्लिनिकली आप पॉइंट्स देखते हैं, और दूसरा एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट करते होते हैं। क्लिनिकल इवैल्यूएशन में हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और एक स्केल आ जाएगा, मस्ट स्केल। ओके, तो हिस्ट्री के अंदर क्या होगा, पहले पूछा कि डाइटरी इंटेक कैसी है, नंबर 2 क्रॉनिक डिजीज तो नहीं है, कैंसर शैंसर तो नहीं है, प्रीवियस सर्जरी तो नहीं हुई, या जीआईटी सिप्टम तो नहीं हो रहे जिसकी वजह से न्यूट्रिशन खत्म हो रही है, डायरिया वॉमिटिंग, तो ये आपकी हिस्ट्री आ जाएगी। एग्जामिनेशन के अंदर क्या होगा, अब एग्जामिनेशन हेड टू टू आपने वैसे स्टार्ट करना होता है, लेकिन आप जैसे मर्जी कर सकते हो। ओके, स्किन के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, रैश को या स्किन के अंदर पैलर को या टेक्सचर को कि पानी की कमी तो नहीं होगी। नेल्स के अंदर क्लिनिक देखना है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर। हेयर को देखना है, क्वालिटी, टेक्सचर, रिसेंट लॉस। आइज के अंदर आपने केराटोकंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस के बड़े केस आ रहे हैं दिनों। नाइट ब्लाइंडनेस को आपने देखना होता है। ओके, स्किन को देख लिया, नेल को देख लिया, हेयर को देख लिया, आई को देख लिया। माउथ के अंदर आपने ग्लोसाइटिस को देखना जो कि B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। हार्ट में मर्मर्स को देखना होता है। एब्डोमेन में हेपाटोसप्लीनोमेगालिया जो सिरोसिस की वजह से हो सकती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से भी हो सकती है हेपाटोसप्लीनोमेगाली। सीएनएस में पेरिफेरल न्यूरोपैथी और मसल की वेस्टिंग चेक करनी है। हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और इसके बाद एक स्कोर आ जाएगा, मैल न्यूट्रिशन यूनिवर्सल स्क्रीनिंग स्कोर, जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है मैल न्यूट्रिशन को देखने के लिए। ओके, अब इसमें 3 पैरामीटर होते हैं और हर एक 3 पैरामीटर के 0, 1 या 2 स्कोर होते हैं। वो 3 पैरामीटर होते हैं। ओके ओके, बीएमआई वेट लॉस इन 3 to 6 मंथ, और तीसरा होता है एक्यूट डिजीज इफेक्ट होता है। लाइक बीएमआई क्या होता है, बीएमआई क्या होता है, वेट इन केजी ओवर हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये बीएमआई का फार्मूला होता है। ओके, ठीक हो गया। तो बीएमआई आप निकालोगे। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अब हर एक के अपने अपने 3 स्कोर होती है, 0, 1 और 2, इन सबको प्लस करना है। बीएमआई एक्यूट डिजीज इफेक्ट और वेट लॉस इन 3 to 6 मंथ होता है। अगर बीएमआई 20 से कम है तो उसको आपने 0 पॉइंट ऐड करने हैं। ओके, 18.5 से लेकर 20 है, नॉर्मल बीएमआई भी वैसे इतना ही होता है, 20 18.5 ऐसे इतना ही होता है ऑलमोस्ट, तो 1 देना होता है। अगर 18.5 से कम है यानी नॉर्मल से कम है तो आपने स्कोर देना 2। ओके, 20 है तो आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। ओके, वेट लॉस इन 3 to 6 मंथ, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला होता है। ओके, अगर 5% से कम का तो 0 आ जाएगा, 5 से लेकर 10 का तो 1 आ जाएगा, 10 से ज़्यादा क्या तो 2% आ जाएगा। एक्यूट डिजीज इफेक्ट होते हैं। ओके, इसमें आपने 2 सीधा स्कोर ऐड कर लेना है। ओके, जब किसी बंदे की न्यूट्रिशनल इंटेक 5 दिन से ज़्यादा की हो, ओके, पुअर न्यूट्रिशनल इंटेक हो 5 दिन से ज़्यादा की, तो आपने 2 स्कोर ऐड कर लेना है। अब आ जाता है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, ये राइट साइड भी लेते हैं क्योंकि डोमिनेंट साइड आपकी यही वाली होती है। अब इसके अंदर 2 चीज़ें लेते हैं, टीएम से रट्टा मारना है। ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड थिकनेस आ जाएगा, दूसरा मिड आर्म अपर सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। जो ट्राइसेप्स की थिकनेस होती है फीमेल में थोड़ी ज़्यादा होती है, मेल के अंदर 12.5 और फीमेल के अंदर 16.5 होती है। और मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस मेल में 29.3 होता है और फीमेल में 28.5 होता है। ओके, ठीक हो गया। बाकी अदर मेजरमेंट्स के अंदर सब कैप्सुलर आ जाएगा, एब्डोमिनल वर्टिकल। ओके, सैट हम ले सकते हैं, सैट सब स्कैपुलर एब्डोमिनल वर्टिकल फोल्ड और थाई वर्टिकल फोल्ड आ जाएगा। स्टेज 1 तो हो गया, क्लिनिकल वैल्यूएशन और एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट। स्टेज 2 में आ जाते हैं जिसमें लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। लेबॉरेटरी में सीबीसी करा लोगे जिसमें ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा जो कि इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ सकता है क्रॉनिक डिजीज के अंदर। और सीरम लेवल, एल्ब्यूमिन, अब ऐसा होता है कि जब किसी बंदे की न्यूट्रिशनल असेसमेंट कम होती है, मैल न्यूट्रिशन होती है, तो प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाती है। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन आपने देखनी है, ओके, उसका निमोनिक है एटीएम। एल्ब्यूमिन देखना होता है, प्री एल्ब्यूमिन है, टी से ट्रांसफेरिन और आर से रेटिनोल, ATR से रट्टा मार लो, मैंने कुछ और बोल दिया।
एल्ब्यूमिन, प्री एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरिन को रट्टा मार लो, बाकी रेटिनॉल बाइंडिंग एल्ब्यूमिन भी होती है। अब ये तो हो गया, स्टेज 3 में आ जाते हैं। स्टेज 3 में बॉडी कंपोजिशन को देखना है। बॉडी कंपोजिशन को देखने के लिए लाइक ऑस्टियोपोरोसिस को देखने के लिए डेक्सा स्कैन कराते होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस एनालिसिस है, हाइड्रोस्टैटिक वेटिंग है और प्लैथिस्मोग्राफी है वॉल्यूम्स को देखने के लिए। इसका निमोनिक है पीएचडी, प्लैथिस्मोग्राफी, हाइड्रोस्टैटिक वेटिंग, डेक्सा स्कैन, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस एनालिसिस है। फंक्शनल असेसमेंट के अंदर फिस्ट ग्रिप डायनामोमेट्री है, कितना फिस्ट को ग्रिप कर रहा है, फिस्ट डायनामोमेट्री। ओके, ये आ जाएगा सारा। अब जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट की पुअर प्रोग्नोसिस है उसको देखने के लिए दो पैरामीटर होते हैं। अगर एल्ब्यूमिन 30 से कम है तो वो एक्यूट या क्रॉनिक केसेस के अंदर देखने को मिलता है, और वेट लॉस पर यूनिट टाइम ये क्रॉनिक केसेस को या क्रॉनिक मैल न्यूट्रिशन को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। एक क्लिनिकल स्टेजिंग भी होती है मैल न्यूट्रिशन की, जिसमें एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरिन, लिम्फोसाइट का काउंट आप देखते हैं लेबोरेटरी के अंदर, बॉडी वेट को देखते हैं और वेट लॉस पर यूनिट टाइम। एल्ब्यूमिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा वेट लॉस पर यूनिट टाइम। एल्ब्यूमिन एक्यूट और क्रॉनिक दोनों के लिए और वेट लॉस सिर्फ क्रॉनिक के लिए होता है। तो ये हो गया न्यूट्रिशनल असेसमेंट। स्टेज 1 में क्लिनिकल वैल्यूएशन और एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, स्टेज 2 में लेबोरेटरी, स्टेज 3 के अंदर एडवांस बॉडी कंपोजिशन या फिर फंक्शनल असेसमेंट आ जाती है। ओके, ये तो ऑलमोस्ट सारे सवाल हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा है कि एक फीमेल है जिसके अंदर टीबी की परफोरेशन हो गया और एंटीरियर क्यूटेनियस फिस्टुला हो गया, वेट लॉस हो गया। तो इसमें सवाल क्या पूछ रही है, व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल थेरेपी जो उसको चाहिए होती है। अब चूंकि इसको एंटीरियर क्यूटेनियस फिस्टुला हुआ है, ओके, तो उसको टीपीएन देनी है, टीपीएन टोटल पावर इंटीग्रल, क्योंकि जीआईटी से तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, बीएमआई कैलकुलेट कर लोगे आप। अच्छा, ये पॉइंट है, डिस्फेजिया फॉर सॉलिड्स ओनली, सॉलिड्स के लिए डिस्फेजिया है, वॉमिटिंग भी हो रही है, ब्लीच इनटेक उसने लिया सुसाइडल के लिए, इमैसिएटेड है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है और पॉजिटिव सक्सेशन सप्लाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डैट मीन्स गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होती है। इन्फेंट के अंदर हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस होती है, बड़ों के अंदर जीओओ होता है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, और यहाँ पे ब्लीच इनटेक यूज भी दी है। ब्लीच की वजह से या तो इसोफेजियल स्ट्रक्चर हो सकती है या गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि यहाँ पे सक्सेशन सप्लैश लिखा हुआ है, तो फिर जीओओ है कॉस्टिक इंजेक्शन की वजह से। और यहाँ पे जो न्यूट्रिशनल थेरेपी है, अब स्टोमक तो बंद हुआ पड़ा है तो आप जूजिनम से सीधा दोगे, फीड दोगे, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक जूजिनोस्टमी या फीडिंग जूजिनोस्टमी दोगे। न्यूट्रिशनल असेसमेंट तो सारी हो चुकी है। अब रेगुलर बायोकेमिकल मॉनिटरिंग, रेगुलर बायोकेमिकल मॉनिटरिंग क्या क्या करोगे डेली। अब रट्टा मार लेना, डेली आप सिक्रीशंस को देखोगे, वीकली आप इलेक्ट्रोलाइट्स को देखोगे और फोर्टनाइटली हर 2 हफ्ते के बाद आप देखोगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को देखोगे, लाइक वाइटामिन्स को, मिनरल्स को देखोगे। डेली आप ऐसे क्या देखोगे, बॉडी वेट देखोगे, इसका फ्लूइड बैलेंस देखोगे कितना फ्लूइड है, इन्वेस्टिगेशन कराओगे, फुल ब्लड काउंट, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स है, ब्लड ग्लूकोज आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट और वॉल्यूम किसका, यूरिन का और स्टूल का और इंटेस्टाइनल लॉसेस का, और टेम्परेचर देख लोगे। वीकली क्या करोगे, वीकली में आप यूरिन और प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी देखोगे, ओके, इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक फास्फेट, प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन आ जाएगा, एलएफटी और एसिड बेस बैलेंस आ जाएगा। फोर्टनाइट के अंदर आपको B12, विटामिन फोलेट आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, लैक्टेट है और कुछ जिंक, कॉपर या मैंगनीज जो ऊपर भी वैसे आ चुका था। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सिक्रीशंस लाइक फ्लूइड आ गया, ब्लड काउंट, ब्लड ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिन का और स्टूल का। वीकली के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एलएफटी, थायमीन, ट्राइग्लिसराइड और फोर्टनाइटली B12, फोलेट, ये सब कुछ आ जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे है कि डिस्फेजिया फॉर सॉलिड एंड लिक्विड्स है, एनीमिक है, अपर जीआई मैलिग्नेंसी है। तो न्यूट्रिशन के लिए फीड कहाँ से दोगे, एंटीरियर न्यूट्रिशन प्रेफर करोगे, स्पेसिफिकली जिनोस्टमी परफॉर्म करोगे अपर जीआई की अगर ऑब्स्ट्रक्शन है। ओके, अब यहाँ पे लिखा है कि एक पेशेंट है, उसने कॉस्टिक सोडा खा लिया था, बैठ के सर्जरी हुई है, सर्जरी के लिए एडमिट किया है। तो अब सर्जरी वाले पेशेंट में एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। पहले एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है 24 घंटों के लिए। अगर स्टेबल पेशेंट तो 20 से लेकर 30 किलो कैलोरी होती है, ऑलमोस्ट रट्टा मान लो। जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में जो कैलोरी होती है वो 22 होती है, चलो 20 से लेकर 30 रट्टा मान लो। और हॉस्पिटलाइज में 1300 से लेकर 1800 किलो कैलोरी पर डे, पूरा उसने केजी को भी काट दिया, लेकिन 20 से लेकर 30 को रट्टा मान लो। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 2 ग्राम पर केजी पर डे होते हैं। जो फैट होते हैं वो 15 से लेकर 30 होते हैं ग्राम पर डे। ठीक हो गया, केजी को उसने किया ही नहीं है कुछ, ठीक है, पर डे इसने मैं कर दिया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाओ। जो प्रोटीन्स होती है, प्रोटीन 0.6 से लेकर 1 होती है ग्राम पर केजी पर डे। बस यहाँ पर इसने फैट्स को उसने काटा हुआ, केजी के हिसाब से नहीं दिया हुआ। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रेस फैक्टर भी है। एक तो आपकी रेस्टिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है जिसको बेसल एनर्जी रिक्वायरमेंट कहते हैं। ओके, उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्ट्रेस फैक्टर से। नॉर्मली जो स्ट्रेस फैक्टर होता है वो 1.1 होता है। अगर कोई माइल्ड इलनेस है तो 1.2, मॉडरेट है तो 1.4, सीवियर है तो 1.6, बर्न्स का पेशेंट है तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है एनर्जी रिक्वायरमेंट को। तो एनर्जी 22 तक रट्टा मार लो या 20 से लेकर 30 है। कार्ब्स 2 ग्राम होते हैं, फैट्स आपका 15 से लेकर 30 होता है, प्रोटीन 0.6 से लेकर 1 आपको देखने को मिलती होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि ओके, अब पेशेंट है उसको ओरोफेरिंजियल कैंसर हुआ है। ओके, ओरली वो कुछ नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ दिस ग्रोथ।
ओरली नहीं ले सकता, लेकिन प्रेफर्ड न्यूट्रिशनल पाथवे वो आपका एंटीरियर रूट आ जाएगा, एंटीरियर रूट। ओके, टीपीएन नहीं दोगे। ओके, टीपीएन जब प्रेफर करोगे जब आपका वो इंडिकेशन इसकी नहीं होगी इंटरनल वाली, वो मैं बताऊंगा। अब एंटीरियर को क्यों प्रेफर करोगे, क्योंकि एंटीरियर सेफ होता है, चीप होता है और लेस इन्वेसिव होता है। बस यहाँ पे इंटीरियर में आप गैस्ट्रोस्टमी या जिजोनोस्टमी कर लोगे। सेफ होता है, चीपर होता है और फूड डायरेक्टली जीआईटी में चली जाती है। अब फूड रिक्वायरमेंट इन 24 आवर 60 ईयर ओल्ड का, एक तो कार्ब्स कितना दोगे, 2 ग्राम पर केजी पर डे। ओके, ठीक है। ओके, और यहाँ पे इसने कुछ से मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्योंकि जो 1 ग्राम होता है कार्ब्स का, ओके, वो कितना एनर्जी देता होता है, ओके, एक देता होता है 3.4, और फैट्स कितने देते हैं, 9 देते हैं, और प्रोटीन्स भी तकरीबन इतने देती होती है। ओके, ठीक है। अगर आपको न्यूट्रिशनल थेरेपी चार्ज लेकर 6 हफ्तों के लिए चाहिए तो आपने पैग को परफॉर्म करना होता है, पैग आपने देना होता है, ठीक हो गया। ओके, लेकिन पैग की क्या है, पैग होता क्या है, गेस्ट्रोस्टमी होता है, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गेस्ट्रोस्टमी है। अगर चार्ज लेकर 6 हफ्तों तक आपने एंटेरल फीडिंग देनी है तो पैक करना है। लेकिन पैक में क्या हो सकता है, नेक्रोटाइजिंग फेजाइटिस हो सकता है, एप्सस हो सकता है, यानी इसका निमोनिक है, सीप, सेप्सिस। ओके, सेप्सिस हो सकता है, फिस्टुला हो सकता है, नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस हो सकता है, एप्सस हो सकती है, परसिस्टेंट गैस्ट्रिक फिस्टुला बन सकता होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, अब हम आ जाते हैं फीडिंग के अंदर। फीडिंग 2 तरह की होती है, इंटेरल फीडिंग या इंटेरल न्यूट्रिशन, और दूसरा होती है पारेंटिरल। टोटल इंटेरल न्यूट्रिशन के मेथड्स, या तो सिप फीडिंग करेंगे, चम्मच से उसको सूप वगैरह पिला देंगे, या ट्यूब से उसको फीड करेंगे। पहला तो सिप फीडिंग आ जाएगा। नंबर 2 ट्यूब फीडिंग है, जिसमें एनजी ट्यूब डालेंगे, ये नेजो डूडिनल ट्यूब, ये नेजो जुजिनल ट्यूब है। इसके बाद ट्यूब गैस्ट्रोस्टमी है, उसमें परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टमी है, जिसको पैक कहते हैं। 4 से लेकर 6 हफ्तों के लिए इंडिकेटेड होता है, लेकिन इसमें परक्यूटेनियस नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस हो सकता है, या परसिस्टेंट गैस्ट्रिक फिस्टुला हो सकता है, या सर्जिकल गैस्ट्रोस्टमी या फ्लोरोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टमी आ जाएगा। तो ये था ट्यूब गैस्ट्रोस्टमी, कि एंडोस्कोप से किया सर्जरी या फ्लोरोस्कोपिक। फिर ट्यूब जुजिनोस्टमी है, सेम मेथड है, परक्यूटेनियस आ जाएगा, सर्जिकल आ जाएगा, फ्लोरोस्कोपिक आ जाएगा। ओके, अब इसकी कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। फिर हमने कॉम्प्लिकेशन किसकी पढ़नी है, टीपीएन की पढ़नी होती है। अभी हम पढ़ रहे हैं टोटल एंटीरियल न्यूट्रिशन की। तो सबसे पहले ट्यूब से कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, कुछ ट्यूब से हो सकती है, कुछ जीआईटी में कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल क्या हो सकती है, और इन्फेक्टिव क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ट्यूब से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ट्यूब हिल सकती है साइड पर। ओके, ओके, तो इसको रट्टा मार सकते हो आप, बल्कि इसका मिमोनिक बनेगा नहीं, छोड़ देते हैं उसको। ट्यूब मैल पोजीशन हो सकती है, स्टोमक के बजाय किसी और पार्ट में चली गई है, डिस्प्लेस हो सकती है, हिल सकती है, ब्लॉकेड हो सकती है, टूट सकती है, लीक हो गया, या स्किन की रोयन या म्यूकोसा की रोयन हो सकती है। ये ट्यूब रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होती है। ओके, अब जीआईटी में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, अब जीआईटी में डायरिया भी हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सिंपल कॉम्प्लिकेशन। मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल में क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर आपको देखने को मिल सकते हैं, स्पेसिफिकली आपके कुछ स्पेसिफिक माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, या ड्रग इंटरेक्शन हो सकती है। इन्फेक्शन में क्या हो सकता है, एक्सोजीनस या एंडोजीनस इन्फेक्शन हो सकता है। एक्सोजीनस में बाहर से कोई कंटेमिनेशन आ गई, एंडोजीनस में पेशेंट का अपना था। ओके, सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। एंटीरियल फीडिंग क्या होती है, एनी मेथड ऑफ फीडिंग जिसमें आप जीआईटी को यूज करते हैं न्यूट्रिएंट को डिलीवर करने के लिए। ओके, अब इंडिकेशन ऑफ एंटेरल फीडिंग ये आ गया। एंटेरल फीडिंग नंबर 1, अगर कोई इनएडिक्वेट इनटेक है फ्रॉम 1 हफ्ते से कुछ सही से नहीं खा रहा, तो आपने करना है। सॉलिड्स के लिए डिस्फेजिया इस केस में करना है, मैल न्यूट्रिशन है इस केस में करना है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, पोस्ट ऑफ फीडिंग है, या लो आउटपुट फिस्टुला है। अगर हाई आउटपुट फिस्टुला होगा इसमें कभी भी एंटेरल फीडिंग नहीं करेंगे। लो आउटपुट का मतलब 200 से कम है, और हाई आउटपुट का मतलब 500 से ज़्यादा का है। ओके, तो किस में नहीं करेंगे एंटेरल न्यूट्रिशन, अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है कभी भी एंटेरल न्यूट्रिशन नहीं करोगे। सीवियर डायरिया कभी भी नहीं दोगे, जीआईटी को देने का फायदा नहीं है, अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। हाई आउटपुट फिस्टुला देने का फायदा नहीं है, सब कुछ निकल जाएगा। ब्लीड कर रहा है, पैरालिटिक आइरियस है, लो कार्डिक आउटपुट फिल हो रहा है, इस केस में भी आपको नहीं करनी होती। ठीक हो गया। ओके, कब आपने करनी होती है, ओके, जब पेशेंट बीमार हो, इल मड हो, इनएडिक्वेट इनटेक, या लो आउटपुट फिस्टुला, मैलन्यूट्रिशन, अनकॉन्शियस पेशेंट, या डिस्फेजिया फॉर सॉलिड्स है। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगी कॉम्प्लिकेशन। जो मेन आपने रट्टा मानी है कॉन्ट्राइंडिकेशन, वो आपकी हाई आउटपुट फिस्टुला और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। ओके, अच्छा, यहाँ पर लिखा है कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट बाय एंटेरल फीडिंग आ जाएगा। ओके, ठीक है। ओके, तो कह रहे हैं कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट आप एंटेरल ट्यूब फीडिंग करेंगे। ट्यूब फीडिंग में आपके वही आ जाते हैं, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है, इसके लिए आपने राइल्स ट्यूब आपने देनी होती है। एक्सपीरियंस डाइटिशियन होना चाहिए जो कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कर लेगा। 20 से लेकर 30 ml आपने देना पर घंटे में, और फीडिंग को आपने 4 से लेकर 5 घंटे तक डिसकंटिन्यू करना ओवर द नाइट, ताकि जो गैस्ट्रिक पीएच है वो नॉर्मल आ जाए। ओके, ऑलमोस्ट कॉम्प्लिकेशन भी आ जाएगा। अब एंटेरिक न्यूट्रिशन के क्या फ़ायदे होते हैं, वही नंबर 1, सेफ होता है, चीपर होता है, ओके, लेस इन्वेसिव होता है, फूड डायरेक्टली चले जाती है जीआईटी में। लेकिन नुकसान क्या होते हैं, स्पायरेशन या वुंड इन्फेक्शन, लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब टीपीएन क्या होता है, अच्छा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया।
ओके, जो पोजीशन ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है उसे कैसे कंफर्म करेगी, एक्सरे से कंफर्म करती है। एक इसकी कॉम्प्लिकेशन है ट्यूब की ब्लॉकेट, उसको प्रिवेंट करने के लिए ट्यूब को फ्लश करेंगे एक दिन में 2 मरतबा, या काइमोट्रिप्सिन इस्तेमाल करेंगे। डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए हम हाफ फीड स्ट्रेंथ देते हैं और फीड के रेट को भी कम कर लेंगे। एस्पायरेशन को कम करने के लिए क्या देंगे, हम पेशेंट को 45 डिग्री के एंगल पे बिठा लेते हैं। और हैंडलिंग कंटामिनेशन है, इसको अवॉइड करने के लिए क्या देंगे, जो ऑपरेटर्स है उसको सील कंटेनर पर रखेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे और डिस्कार्ड कर देंगे जब खोलने के बाद। अच्छा, अब आ जाते हैं टीपीएन के अंदर। टीपीएन के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, हमने टीपीएन की इंडिकेशन वगैरह पढ़नी होती है। ओके ठीक है, फिर हमने इसके पढ़ने हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के रिसेक्शन के क्या होते हैं, कुछ कैलोरी की रिक्वायरमेंट्स होती है, ये हमने सब कुछ पढ़ना है। ओके, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का टीपीएन वाला। अब टीपीएन की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उसकी कॉम्प्लिकेशन थी कुछ ट्यूब से रिलेटेड है, ट्यूब रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जिसमें मैल पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ओके ब्लॉकेट, ये सब कुछ लिखा हुआ था। जीआईटी की कॉम्प्लिकेशन थी मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल थी, इन्फेक्टिव थी। इसमें क्या होगा, इसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से, अब टोटल पारेंटियल न्यूट्रिशन की वजह से एक सिंड्रोम होगा, रीफीडिंग सिंड्रोम, जिसमें सब चीज़ें कम हो जाती है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, लाइक अगर कोई क्रॉनिक मैल न्यूट्रिशन वाला पेशेंट है, आपने बहुत जल्दी उसको न्यूट्रिएंट दे दिया तो इंसुलिन ज़्यादा आएगी, वो हर चीज़ को कम कर देगी। हाइपोगैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाएगा। या क्रॉनिक डेफिशिएंसी भी हो सकती है, क्रॉनिक डेफिशिएंसी सिंड्रोम भी हो सकता है। ओके, जिसके अंदर आपकी जिंक आ जाती है। ओके, एसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है, मिनरल्स की या ट्रेस एलिमेंट की हो सकती है। तो ये तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। इसके अलावा ओवर फीडिंग, ओवर ज़्यादा आपने दे दिया, ग्लूकोज अगर ज़्यादा दे दिया तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा। हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से उसमें एलिडिटी बढ़ेगी तो वो ज़्यादा यूरिन में निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन होगी। ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो वो हेपेटिक सिरोसिस करा देगा। हाइपरकैप्निया होगा, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म की वजह से CO2 प्रोड्यूस होगा, फ्लूइड की रिटेंशन और इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मैलिटी होगा। ज़्यादा फैट दे दिया तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, लाइपोप्रोटीन एक्स बनेगी, टैग ज़्यादा बनेगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ज़्यादा हो गए। अमाइनो एसिड ज़्यादा दे दिया, अमाइनो एसिड है तो हाइपरकोलेरिमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवा देंगे, हाइपरकैल्सीमिया, अमाइनो एसिडीमिया और यूरीमिया करवा देती है। सेप्सिस से रिलेटेड किया है, 2 तरह की है, कैथीटर रिलेटेड सेप्सिस हो सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप सब क्लीवन वेन के अंदर कैथीटर इंसर्ट कर देते हैं। ओके, और सिस्टेमिक सेप्सिस हो सकता है रिलेटेड टू द लाइन। ओके, जहाँ पे आपने लाइन इंसर्ट किया, सेंट्रल वीनस लाइन आपने डाली है, वहाँ पे गलती से निमोथोरेक्स हो गया है या आर्टरी को आपने उड़ा दिया है, एयर एम्बोलिज्म हो गया, थोरेसिक डक्ट को उड़ा दिया, कार्डिक परफोरेशन, प्लूरल फियन या हाइड्रोमीडियस नाम है। और लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, जो लाइन आपने डाली है वो बंद हो गई है या उसने उल्टा वीएन को बंद कर दिया। ओके ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन थी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ओवर फीडिंग की वजह से, सेप्सिस की वजह से और लाइन की वजह से, इंसर्शन की वजह से थी या लॉन्ग टर्म यूसेज की वजह से आपको देखने को मिलती है। अब हेपेटिक स्टीरोसिस, ओके हेपेटिक स्टीरोसिस, ओके ठीक है, इसमें आपने करना क्या है, फैट के कंटेंट को आपने कम करना है या फैट फ्री टीपीएन आपने इस्तेमाल कराना होता है। अगर लिवर के एंजाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो आपने टीपीएन को छुड़वाना है। ओवर फीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, लाइक ग्लूकोज ज़्यादा दे दिया, फैट दे दिया, तो आप ग्लूटामिन दे सकते हैं। रीफीडिंग सिंड्रोम के अंदर आपने इनटेक को और रिक्वायरमेंट को मैच करना होता है, ओवर फीडिंग को अवॉइड करना होता है, कैलोरी को ऐसे ऐसा बढ़ाना होता है, वाइटामिन मिनरल्स देने होते हैं, हाइपोफॉस्फेटीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया को ठीक करना होता है। ओके क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब पेरिफेरल वीनस एक्सेस, यानी जो टीपीएन होती है वो सेंट्रल वीनस एक्सेस से कर सकती है, पेरिफेरल से कर सकती है। पेरिफेरल के अंदर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है, इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, शॉर्ट कैनुला डालते होती है साइक्लिकल बेसिस पे हर 12 घंटों के बाद, यानी पहले एक बाजू में डाला फिर दूसरे बाजू में डाला। तो जो पेरिफेरल वीनस एक्सेस है उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होती है, कैसे प्रिवेंट करेंगे, शॉर्ट कैनुला डालेंगे 12 घंटों के लिए कॉन्ट्रालैटरल पर। जबकि सेंट्रल की वजह से क्या हो सकती है, सेप्सिस हो सकती है, कैथीटर रिलेटेड या सिस्टेमिक सेप्सिस हो सकती है। जो सेप्सिस हो सकती है उसको प्रिवेंट करने के लिए इंफ्राक्लेविकुलर सब क्लीवन अप्रोच करेंगे, इसमें सेप्सिस कम से कम होती है। हिकमैन लाइन को प्रेफर करते होते हैं। ओके, चेस्ट एक्सरे चेक करते हैं ताकि नीमोथोरेक्स तो नहीं हो गया या एयर एम्बोलिज्म तो नहीं हो गया। ओके, और ये चेक करने के लिए कि जो टिप है कैथीटर की वो डिस्टल सब क्लीवन वेन के अंदर है। इसके अलावा पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथीटर लाइन डालते होते हैं जो कि ब्रेकियोसेफलिक वेन से या सुपीरियर वेना कैवा से क्या होती है, सेफलिक पड़ी होती है। सुपीरियर वेना कैवा सॉरी सब क्लीवन वेन कैथीटर है। ओके, उसे सेफलिक होती है। अब टीपीएन कब करते हैं, जब इंटरनल न्यूट्रिशन 7 से लेकर 10 दिन तक फेल हो गई है या उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है, फिस्टुला हुआ है, जीआई ब्लीड हुआ है, हाई आउटपुट फिस्टुला वही आ गया, 500 से ज़्यादा का हो गया, मेजर एब्डोमिनल सर्जरी है, सेप्टिसीमिया। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हो तो आपको यही चाहिए होता है इंटीरियर वाला। ओके, वैसे स्पेसिफिकली सेंट्रल वाला चाहिए होता है। सेप्टिसीमिया शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है, पेनक्रियाटाइटिस के अंदर जो एक्यूट एब्डोमेन के अंदर आपको ये चाहिए होता है। ओके ठीक है, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब इफेक्ट ऑफ रिसेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके,
स्मॉल इंटेस्टाइन को रीसेट कर दिया तो बंदे में मैल अब्जॉर्प्शन होगी, अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा है, डायरिया, कोलिस्टेसिस, B12 की डेफिशिएंसी और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, एक पेशेंट है जिसके अंदर हाई आउटपुट एंटेरिक फिस्टुला लेप्रोटमी के बाद डेवलप हो गया है, टाइफाइड परफोरेशन की सब सर्जरी हुई थी। ओके, तो कौन से न्यूट्रिशनल फ्लूइड हम दे सकते हैं विद देयर कैलोरिक वैल्यू? ओके, तो जो न्यूट्रिशनल फ्लूइड है दो तरह के हैं, लिपिड्स वाले और बिगा लिपिड्स वाले। जो लिपिड्स वाले उसमें वो 3 in 1 होते हैं, यानी 3 चीज़ें होती हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और लिपिड्स, जबकि विदाउट लिपिड्स में 2 in 1 होते हैं। 3 in 1 में क्या होते हैं? डेक्स्ट्रॉन होती है, अमीनो एसिड होता है और लिपिड होता है। तो कार्बोहाइड्रेट होती है 55 से लेकर 60 होती है, प्रोटीन 20 से 25 होती है, लिपिड्स 20 होता है। 2 in 1 में 75 to 80 डेक्स्ट्रोज होता है, डेक्स्ट्रॉन बोल रहा था मैं, और अमीनो एसिड 20 to 25 है, ये सिमिलर रहता है हमेशा। ओके, नॉर्मली जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं 3.5, 4 और 9 किलो कैलोरी के देते हैं, लेकिन अमीनो एसिड की हाइड्रेशन स्टेटस की वजह से कहते हैं कि ओके, यानी अमीनो एसिड क्या देना शुरू कर देगा? 3.3 देना शुरू कर देंगे। ओके, अच्छा यहाँ पे कैलोरिक वैल्यू लिखी हुई है, कार्बोहाइड्रेट 3.4 देते हैं, 1 ग्राम से 3.4 किलो कैलोरी मिलती है, प्रोटीन से 3.3 मिलती है, वरना ओरिजिनली 4 मिलती है, और फैट से आपको 10 मिलता होता है। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब रूट्स ऑफ टीपीएन है, टीपीएन दो तरीके से दे सकते हैं, सेंट्रल वीनस और पेरिफेरल वीनस। सेंट्रल वीनस की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? सेप्सिस थी, और ये सब क्लीवन या जुगुलर वेन में डालते होते हैं। जो पेरिफेरली इंसर्टेड होती है वो सिफेलिक होती है। ओके, या पोस्ट इंसर्शन चेस्ट एक्सरे है, हिकम लाइंस है, और इंफ्राक्लैविकुलर सब क्लीवन अप्रोच होती है प्रिवेंशन के अंदर। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब इसके एमसीक्यू करते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ टीपीएन तो हाइपोफॉस्फेटीमिया होता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ जुजिनोस्टोमी ट्यूब तो हाइपरग्लाइसीमिया वगैरह हो सकता है इसकी वजह से। ओके, टीपीएन की क्या कंपोजिशन होती है? ओके, 2 in 1 में कार्बोहाइड्रेट, वैसे 3 in 1 में होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स हो सकती है। 55 to 60% आपको देखने को मिल सकता है। एवरीडे मेजरमेंट टीपीएन, जो एवरीडे मेजरमेंट होती है ओके टीपीएन में, ओके वो कौन सी थी? यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज रोजाना मेजर किया जाता होता है। ओके, 4 to 6 वीक न्यूट्रिशन के लिए आपने पैक को प्रेफर करना होता है। 4 to 6 न्यूट्रिशन के लिए पैक, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं कंपोजिशन ऑफ टीपीएम, तो उसमें फैट, ग्लूकोज और प्रोटीन्स होती है। इन मैनेजमेंट इन केस ऑफ सेप्सिस बाय पारेंटियल न्यूट्रिशन है, तो कैथीटर टिप कल्चर करना होता है और ब्लड कल्चर करना होता है डायग्नोस करने के लिए, कैथीटर का टिप कल्चर और ब्लड कल्चर। रीजन फॉर मिड नाइट फास्टिंग इन केस ऑफ एंटीरियल न्यूट्रिशन, मिड नाइट फास्टिंग सॉरी मिड नाइट फीडिंग क्यों कराते हैं? टू प्रिवेंट एस्पायरेशन निमोनिया। ओके, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन अकर इन हेमिकोलेक्टिन में, तो विटामिन क्या होता है? फैटी एसिड की डेफिशिएंसी पारेंटियल न्यूट्रिशन में 4 हफ्तों के बाद होती है। टीपीएन में इन्फेक्शन वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए कैथीटर को एक्सचेंज कर देते हैं। हाई आउटपुट फिस्टुला 500 से ज़्यादा की होती है, लो आउटपुट 200 से कम की होती है। पैक होती है 4 से लेकर 6 हफ्तों की न्यूट्रिशन के लिए देते होते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीपीएम विद हाइपर रेजोनेंट नोड, तो एनीमोथोरैक्स हो गया। न्यूट्रिशन इन केस ऑफ ड्यूडिनल फिस्टुला आउटपुट फिस्टुला टीपीएन देते होते हैं, हाई आउटपुट फिस्टुला होता है। ओके, मैल न्यूट्रिशन इन इमेसिएटेड कैंसर पेशेंट, तो वो कितनी होती है? 60% लेस वेट आपको देखने को मिलता है कैंसर के पेशेंट में। इंडिकेशन फॉर 4 to 6 वीक न्यूट्रिशनल सपोर्ट, तो वो पैक होती है। टीपीएन के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, प्रोटीन और लिपिड्स आपको देखने को मिलते हैं। 2 in 1 या 3 in 1 हो सकता है। हाउ टू अवॉइड कैथीटर रिलेटेड इन्फेक्शन, कैथीटर रिलेटेड इन्फेक्शन, तो आपने कैथीटर को रेगुलरली चेंज करते रहना होता है। ओके, ठीक हो गया। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या सेप्सिस वाले की बात कर रहे हैं। कल्चर आपने कराना है कैथीटर की टिप का और ब्लड के कल्चर का आपने मैच करना होता है। ओके, बेस्ट मेथड टू असेस न्यूट्रिशनल स्टेटस इन केस ऑफ एक्यूट मैलन्यूट्रिशन, एक्यूट मैलन्यूट्रिशन को देखने के लिए एल्ब्यूमिन को देखना, 30 ग्राम से कम हो जाएगा। बाकी टोटल लिम्फोसाइट, ट्रांसफेरिन, परसेंटेज ऑफ वेट लॉस और आइडियल बॉडी वेट। ओके, ये ऑलमोस्ट हमें बता चुका था, यहाँ पे पढ़ चुका था। ओके, ये वाला था मैल न्यूट्रिशन का आइडियल बॉडी वेट, इसके देखने के लिए होता है। मेन एल्ब्यूमिन होता है। मैनेजमेंट इन केस ऑफ डीरेंज एलएफटी फॉलोइंग टीपीएन, तो आपने फैट के कंटेंट को कम करना होता है। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो आपने टीपीएन को छुड़वाना होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फ्लूइड्स कौन से होते हैं, वैसे अगले चैप्टर की फ्लूइड्स का बस मोटा मोटा बता दे। तो फ्लूइड्स 3 तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइट, कोलाइड और ब्लड होती है। क्रिस्टलाइट होती है 3 तरह के होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक होते हैं। आइसोटोनिक में रिंगल लैक्टेट होता है, हार्टमैन सोल्यूशन होता है। ओके, ठीक हो गया। हाइपो जो कि रिससिटेशन के लिए आप इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, ठीक है। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, यानी आइसोटोनिक में आपका ये आ जाएगा। बाकी हाइपोवोलेमिक, अच्छा बस के छोड़ देते हैं, इसको हम करेंगे अगले चैप्टर में।